या तो सुधर जाइए, वरना निश्चित रूप से मैं आपके रास्ते में जरूर आऊंगा और आपको बहुत दिक्कत होगी जब मैं आपके रास्ते में। एक धुंधला सा कोई चेहरा हो अगर कांग्रेस का आपकी नजर में, आप किसे देखिए कांग्रेस का देखिए, एक पसंदीदा तो नहीं है। क्या धरने पे बैठेंगे पढ़ने पर? देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और धन पशु हो चाहे बाहुबली हो, अगर बात रुड़की की आएगी तो हम किसी से भी टकराने के लिए तैयार हैं। ये धन और बल हमारे पूर्वजों से हमने काफी अच्छे से देखा है। अच्छा, ड्रग्स ऐसे ही शहर में नहीं आ जाते साहब, तो अब तो उसके लिए आप समझदार हैं। ये राजनीति एक कीचड़ है जो उसमें जाता है, गंदा होके आता है। तो मेरे पिता ने मुझे एक बात कही थी कि मजा तब है कि जब आप कीचड़ में उतरें और बेदाग बाहर। पता था कि कांग्रेस नहीं आएगी। शब्दों की मर्यादा रखनी बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे नेता सिर्फ अपना घर बनना, लेकिन वो कभी क्राइम में नहीं बदला था। अब मेजर लेवल पर क्राइम हो रहा है कि जिसमें पिछले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में जिसमें मुझे पूरा समय अपने घर पे देना था, बट मैं नहीं दे पाया। पिछले चुनाव की आपने बात की जाए तो तब भी यही कहा था कि बहुमत में आ रही है काम। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, और अगर 2027 तक इसको खींचेंगे और वहां कोई मूवमेंट नहीं होता तो मैं इस रोड को ब्लॉक कर दूंगा 1 जनवरी। वादा टूटा तो कभी जीवन में मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊं। तो क्या मकसद था आपका वहां जाने? मैं ये चाहता हूँ कि पूरी रुड़की सीसीटीवी कैमरा से लैस हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के महासचिव प्रणय प्रताप। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, एक होटल व्यवसाय आप चलाते हैं, एक समाज सेवी है, तो राजनीति का रुख क्यों? राजनीति का रुख मुझे लगता है मेरे लिए एक सुकून का एक माध्यम है। अगर किसी भी व्यक्ति का कुछ काम मेरे माध्यम से हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूँ, मैं अपनी नींद के लिए राजनीति करता हूँ। तो भविष्य क्या देखते हैं राजनीति में अपना आप? भविष्य तो आप बताएंगे और रुड़की की जनता बताएगी। आप क्या देखते हैं, आपका विजन क्या कहता है? एक्चुअली मेरे लिए राजनीति प्रोफेशन नहीं पैशन है, तो मैं उसमें भविष्य देखने की बात ही नहीं करता। अगर हम अपना आज और रुड़की का आज सुधार पाएं तो मेरे लिए वही सफलता की एक सीढ़ी है। आप कांग्रेस से आते हैं, आपके परिवार में और लोग भी कांग्रेस में हैं, चुनाव भी लड़ा गया निर्दलीय और आप उस समय कांग्रेस में थे, आपके ऊपर सवाल भी उठे, तो आपने उन सवालों का जवाब कैसे दिया और क्या समझते हैं उन सवालों से आप? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट रुड़की के लिए काम करना चाहता हूँ और अपनी पार्टी के लिए मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ। NSUI के टाइम से, जब से मुझे पार्टी ने कॉलेज अध्यक्ष बनने का मौका दिया था, तब से मैं पार्टी में ही और निरंतर मैं पार्टी में ही बना चला रहा हूँ। आपके परिवार से 2 टिकट के दावेदार थे। आपने अपनी माताजी को भी कांग्रेस से मेयर के टिकट के लिए आगे किया क्योंकि महिला सीट हो चली थी, क्योंकि पहले तो दावेदारी आप ही की थी, लेकिन फिर आपके परिवार के वाले सदस्य को भी टिकट नहीं मिला और आपको भी टिकट नहीं मिला। लेकिन क्या आपने कांग्रेस के लिए ही काम किया उस समय पे? बिल्कुल, निश्चित रूप से पार्टी का डिसीजन था और अगर किसी और कार्यकर्ता को मौका दिया गया तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। कहीं ना कहीं त्रुटि रही होगी जिस पे अब हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है और ज्यादा निखर के काम कर रहे हैं। अगर उस समय प्रणय प्रताप की माताजी को टिकट मिलता मेयर का, तो रुड़की की कांग्रेस की स्थिति कैसी रहती? फ्यूचर तो मैं नहीं देख सकता, पर हाँ कॉन्फिडेंस एक नीति के तहत अगर आप बताएं। कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ इस टाइम रुड़की में कांग्रेस का मेयर होता और बहुत सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही होती। जो आज नगर निगम में एक मंच बना हुआ है, खेल मंच बना हुआ है, या खींचातानी का माहौल है शहर में, वो ना होता। उत्तराखंड के अंदर आप कांग्रेस को किस स्थान पर देखते हैं? पहले स्थान पर देखता हूँ। कैसे आप पहले स्थान पर? निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड में सरकार बनेगी और जिस दिन सरकार बनेगी तो हम आपको लड्डू खिलाकर उसकी बधाई देंगे। सरकार तो बिहार में भी बनाने जा रही थी कांग्रेस, लेकिन वहां के हालात आपने देखे ही होंगे। क्यों हालात ऐसे रहे? मैं चाहूंगा कि आप बिहार की जनता से एक बार सवाल करें, क्योंकि उनको अभी भी यकीन नहीं है कि जिसको उन्होंने वोट दिया था उसकी सरकार नहीं आई और एक प्लानिंग के तहत इलेक्शन कमीशन और NDA की मिलीभगत से वहाँ पे सरकार की चोरी करी गई। अच्छा प्रणय जी, ये मामला है। आप यूथ हैं, समझदार हैं, आप 70 साल से लगभग कांग्रेस ने राज किया यहाँ पे, जो भाजपा के। तो क्या उस समय जब आप हारी, आपकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई,
तो क्या उस समय आपकी पार्टी सत्ता में नहीं थी क्या? हमारी पार्टी बिल्कुल सत्ता में थी। तो तब नहीं गड़बड़ी हुई थी क्या? अगर गड़बड़ी होती तो सत्ता से बाहर ना होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो मतलब दबाव में नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। आप मेरा सवाल नहीं समझे शायद। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी तो मामला स्पष्ट था ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति थी ना। नहीं, आप ईवीएम के तात्पर्य में कह रहे हैं। हाँ, ईवीएम के तात्पर्य में कह रहा हूँ। तो मैं ईवीएम के बारे में ही बोल रहा हूँ जी। ये डिपेंड करता है जिसके हाथ में चक्कू है वो उसको सेब काटने के लिए इस्तेमाल करता है या किसी के पेट में मारने के लिए। तो हमारी पार्टी ने ईवीएम का सही इस्तेमाल करा, उसमें छेड़ाखानी नहीं करी, उसके साथ अडल्ट्रेशन नहीं हुई, और जो अब सरकार है तो सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी XYZ टेंट्रम करके अपना काम निकाल रही है। आप मानते हैं कि उस समय आपने कोई भी ईवीएम के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसका मतलब जनता का विश्वास तोड़ा है? नहीं, तोड़ा नहीं, से बाहर किया है, जोड़ा है। हाँ, कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी। हाँ। जनता को लगा होगा कि किसी और को मौका देना चाहिए। हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र का यही मजा है कि यदि आपको लगता है कि आपको बदलाव चाहिए तो आप बदलाव कर सकते हैं। और तानाशाही का ये रवैया है कि जैसे भी आप छल से, बल से, किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहे। हम लोग लोकतंत्र के लिए आए थे, शासन करने के लिए नहीं। हमें इस देश की जनता ने इतने साल बनाकर रखा, तो वो किसी विश्वास के तहत बनाकर रखा। आप सिर्फ 12 साल देख रहे हैं, अभी आपने कहा 70 साल, तो उन 70 सालों तक अगर बना के रखा तो हमने निरंतर जनता का विश्वास जीता है। और अगर कुछ कमियां रही होंगी हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब हम सरकार में होंगे तो कमियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो सरकार में आप कैसे आएंगे? सरकार में कौन सी रणनीति है जो आप वापस सरकार में आएंगे, जनता का विश्वास आप जीत सकें? देखिए, जब आप सच बोलेंगे, जनता के काम करेंगे, देश के लिए और शहर के लिए आप निरंतर काम करेंगे, तो सत्ता से आपको कोई वंचित नहीं रख सकता। तो 70 साल में कहीं ना कहीं झूठ बोला गया है। झूठ बोला जाता तो 70 साल कैसे आते? फिर उसके बाद गए हैं ना। तो 12 साल के लिए तो अभी तो वो एक कहावत है, अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं शर्मा जी। अच्छा। अभी आप हालत देख रहे हैं, डॉलर 90 पार, सिलेंडर 900 पार, और जो फ्लाइट्स हैं वो 7,000 का टिकट लगातार 70,000 का हो गया। जब आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को आप इतनी ताकत दे देंगे तो वो व्यक्ति किसी के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाएगा। और मैं मानता हूं देश की इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। हमारे पास सुनहरा मौका था, हमने वर्ल्ड बैंक की लिस्ट में हम नंबर 1 है लोन में। हमारा जो काला धन आपका कहना है 70 साल में था, वो 3 गुना है। हमारा पासपोर्ट की वैल्यू नीचे चली गई है, डॉलर की वैल्यू ऊपर चली गई है। हमारा हैप्पी इंडेक्स बिल्कुल लो हो चुका है। अच्छा। और आप निरंतर देश में जो असमानता की स्थिति है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये चीजें हमारे काल में नहीं थी। अब जनता को समझ आ रहा है, जनता हमारे से जुड़ रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ही आएंगे। चलिए फिर इस बात पे आते हैं, उत्तराखंड के अंदर आ जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री का कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारा चेहरा जनता है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है ये पार्टी डिसाइड करेगी। जो हमारे सर्वदलीय बैठक या जो कमिटीज का गठन होगा, हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है। जो भी अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता रखते होंगे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गणेश गोदियाल को क्यों यहाँ पर सेनापति बनाया गया? देखिए, करण मेहरा कहाँ अछूते रह रहे थे जनता? करण मेहरा जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया, बाई इलेक्शन जीते, पंचायतों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया उन्होंने, और उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। अच्छा। इवन टाइम एक्स्ट्रा हो गया था। तो अब उनको दूसरी दायित्व दिया गया, CWC का मेंबर बनाया गया। और करण मेहरा जी जो अलग जगा कर गए हैं, गणेश गोदियाल जी उसको पूरा करेंगे, और 2027 या 26 के एंड में जब भी चुनाव होगा, सरकार कांग्रेस पार्टी। मतलब एक धुंधला सा कोई चेहरा हो अगर कांग्रेस का आपकी नजर में, आप किसे कांग्रेस का मुख्यमंत्री? हमारे सभी लीडरशिप बहुत अच्छी है। हरीश जी बहुत सीनियर हैं, करण जी बहुत डायनामिक हैं, प्रीतम जी बहुत सूझबूझ रखते हैं, और हम गणेश गोदियाल जी पे बहुत सिंपल और बहुत ग्राउंड लेवल के व्यक्ति हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अगर हमारे पास 70 विधायक हम जीत के आएंगे तो 70 के 70 दावेदार हैं मुख्यमंत्री। अच्छा,
70 के 70 दावेदार हैं जी, लेकिन खेमों में बटी हुई है कांग्रेस, क्या मानते हैं इस चीज को आप? मैं ऐसा मानता हूं कि मीडिया ने ज्यादा दिखा रखा है। अच्छा। असली खेमों में बटी हुई भाजपा है। हाँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा कि हम छोटी ही बात करें, बिल्कुल। कि हम अपने जिले की बात कर लेते हैं। हाँ, यहीं पे 5-6 लॉबियां हैं। हाँ, एक लॉबी मदन कौशिक जी चला रहे हैं, हाँ। एक त्रिवेंद्र रावत जी चला रहे हैं, हाँ। एक स्वामी जी चला रहे हैं, हाँ। और एक निशंक जी चला रहे हैं। तो इनमें बंदरबाट हमारे से ज्यादा है। हाँ। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, त्रिवेंद्र जी सीएम के ऊपर सवाल कर रहे हैं। अच्छा। उधर से मुन्ना सिंह चौहान जी खनन के बारे में बता रहे हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि खेमों में बटी हुई भाजपा है। अच्छा। कि मीडिया के स्तर पे हमें अगर आप बांटना चाहें हाँ। तो हम बंटने वाले नहीं हैं, हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस में यहाँ पे आपको बताएं तो हरिद्वार के अंदर कांग्रेस को चला कौन रहा है? देखिए, हरिद्वार के अंदर हमारे 7-8 विधायक आते हैं, हाँ, और यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स, कांग्रेस के साथ विश्वास रखने वाले, देश में विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल। मैं निरंतर अगर फील्ड में जनता की आवाज उठा रहा हूँ, जनता की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कांग्रेस चला रहा हूँ। जो भी ऐसा कार्यकर्ता ऐसा काम कर रहा है वो कांग्रेस चला रहा है। जो लोग घर बैठे हैं और सिर्फ पार्टी का नाम लेके या चिपक के बैठे हैं, वो लोग निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं चला रहे। कि जो सिर्फ चुनावी जो मेंढक बोलते हैं, एक बड़ी कहानी है, वो लोग आते हैं और मतलब वो लोग निश्चित रूप से नहीं, बरसाती मेंढक चुनाव में दिखाई देते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस को चला रहा है, बहुत मजबूती से चला रहा है। रुड़की की राजनीति के बारे में प्रणय प्रताप क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल तो हमारी रुड़की रुकी हुई है। पिछले 10-15 साल से मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी रुड़की जस की तस है। मैं, आप भी रुड़की के नागरिक हैं और आप तो एक बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं जी। आप भी शायद 15 साल में 5 काम भी नहीं बता पाएंगे जो रुड़की में हुए हैं। वी नीड अ चेंज। हमारे पास स्कोप है इतना, जो बहुत सुंदर नहर है, उसके साथ साथ हमारी जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो बहुत अच्छी है। गंगा माता बहती हैं, गंगा माता की आरती भी हो रही है अभी। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। बट मैं ये मानता हूँ उसके साथ साथ हमारी जो वाटर स्पोर्ट्स या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिले, रोजगार मिले, साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। अतिक्रमण चरम पे है। एक दिन अभियान चलाएंगे, अगले दिन गायब, अगले दिन ठेला पकड़ेंगे और साइड हो जाएंगे। भ्रष्टाचार चरम पर है, कमीशन बाजी चरम पर है। इस बारे में मुझे कहते हुए जरा सा भी गुरेज नहीं है। रुड़की भ्रष्टाचार से घिर चुका है। वही 20%, 25%, 30% चला रहा है। रुड़की के मुद्दे, रुड़की के बच्चों को, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, रुड़की के बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी रुड़की का खून इतना पतला नहीं हुआ कि अपने बच्चों के लिए आवाज ना उठा पाए। बच्चों को इतनी असुविधा हो रही है स्कूल जाने में। 2-2.5 साल से वो पुल बेकार पड़ा हुआ है, और सिर्फ किस लिए? क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर। आप एक पुल का मुद्दा लेकर अपनी गाड़ी लश्कर के साथ, अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे। आपने कहा भाई पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है, कोई बताएगा कि पुल का निर्माण हो कहाँ रहा है? तो क्या मकसद था आपका वहां जाने? मेरा मकसद था कि रुड़की की जनता को बेवकूफ ना बनाया जाए। जब 2.5-3 महीने पहले हमारे रुड़की विधायक वहां खड़े होकर मिठाई बांट रहे थे कि काम शुरू हो गया है, रुड़की को गुड न्यूज मिल गई है। ऑल्दो वो गुड न्यूज बहुत लेट थी, पर हमने सोचा चलो देर आए दुरुस्त आए, बच्चों की समस्याएं वो हल होंगी। बट वहां ग्राउंड पर कुछ भी काम नहीं हुआ था, मूर्ख बनाया जा रहा था जनता को। तो मैंने बोला ना कि जनता की आवाज हम है, तो हमने जनता की आवाज बनकर जनता को दिखाया कि मूर्ख बनने से बचें। अच्छा, आपने कहा कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था। आपको पता है कि धनराशि स्वीकृत भी हो गई है उसकी? जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी है धनराशि। हो गई है। जब धनराशि स्वीकृत हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि उस चीज के लिए स्वीकृत होती है जिस चीज का निर्माण होना होता है। देखिए, आपको वो कोई ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं है। अच्छा, वो एक इमरजेंसी वर्क है। अगर आप समझें उस चीज को, रुड़की के बच्चे 1.5 से 2 घंटे अपने जीवन का पिछले 2.5 साल से सिर्फ मंगलौर से घूमने में वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक इमरजेंसी वर्क है। उसमें आप कह रहे हैं 3 साल लग गए, या अप्रूवल होने के बाद 3 महीने तक काम नहीं शुरू हुआ। वो एक इमरजेंसी वर्क है, वो 3 दिन में काम शुरू होना चाहिए था। अच्छा, बसों का फेयर बढ़ गया है। आप स्कूल बसेस का देख लें, या जो हमारी ISBT की बसेस हैं उसका देखिए, फेयर बढ़ा दिया है क्योंकि घूम के जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों की पॉकेट पे इफेक्ट हो रहा है, लोगों का जो डेली रूटीन है वो इफेक्ट हो रहा है। तो इमरजेंसी वर्क है, स्वीकृत हो गया तो बनवाइए।
अड़चन किस बात की है, सामने आइए, आप पूछिए जाकर हमारे विधायक जी से कि अड़चन किस बात की है, जनता को भी तो बताएं। देखिए मेन मुद्दा है रुड़की का काम होना चाहिए। यदि कोई अड़चन आ रही है, बैठिए, समन्वय बनाइए और रुड़की का काम कीजिए। कितनी जल्दी बनने जा रहा है पुल? देखिए मेरी कोशिश तो ये है कि कल से शुरू हो जाए। अच्छा, परंतु अभी क्या पढ़ने इस पर आवाज उठाएंगे कि पुल का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? क्या धरने पे बैठेंगे पढ़ने पर? देखिए मैंने उस दिन भी बोला था, यदि ये काम नहीं शुरू हुआ तो मैं निश्चित रूप से उस सड़क को बंद कर दूंगा। जिस सड़क पे मेरे शहर का बच्चा नहीं जा सकता स्कूल पढ़ने के लिए, जिस सड़क का रास्ता स्कूलों तक नहीं जाता, उस सड़क को कोई भी वीआईपी हो चाहे आम आदमी हो, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले वो सुचारू रूप से काम शुरू हो जाए, तब वो सड़क चलेगी। अगर मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, और अगर 2027 तक इसको खींचेंगे और वहां कोई मूवमेंट नहीं होता तो मैं उस रोड को ब्लॉक कर दूंगा 1 जनवरी को दे दिया है आपने कि 1 जनवरी को रोड ब्लॉक होगा अगर काम नहीं हुआ। अगर वहां मूवमेंट नहीं बढ़ता, कोई जवाब नहीं आता तो। चलिए, आपको शुभकामनाएं, ये काम शुरू हो जाए और ऐसा करना ना पड़े। अतिक्रमण को लेके आपने कहा कि शहर के अंदर अतिक्रमण बहुत ज्यादा है और लगता है हटता है, लगता है हटता है, तो कैसे उसका समाधान होगा? एक समाधान बताइए, क्या है उसका समाधान? देखिए रेगुलर बेस पे अगर कुछ काम करा जाए, डिसिप्लिन्ड वे से, एक कमिटी बनाई जाए, नगर निगम बनाए, एसडीएम बनाए, डीएम बनाए, रेगुलर आप एक वाहन चलाइए। बिल्कुल। जब वो रेगुलर अतिक्रमण की परमिशन नहीं होगी तो लोग बाग समझ जाएंगे कि भैया ऐसी गलती नहीं करनी। अपना सामान दुकानों के अंदर रखिए। कोई भी अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इलीगल, उसको तोड़िए। तो कोई भी चीज़ डिसिप्लिन मांगती है। जैसे अगर हमें स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो सुबह 9 बजे ही जाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन 9 बजे गए, एक दिन 5 बजे गए या दोपहर में 11 बजे चले गए। बिल्कुल। तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। और बहुत छोटी सी समस्या है हमारे, एक मैं वीडियो बड़ी वायरल रहती है अतिक्रमण हटाने की, एक अधिकारी की, आरएस बात शायद उनका नाम है जी। मैं उनकी आपके माध्यम से प्रशंसा करना चाहूंगा। ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। अधिकारियों को अपने खून में जो है अलग जगानी चाहिए। वो जिस चीज की शपथ लेके आए हैं जनता के काम की, उस काम को करना चाहिए और नेताओं को भी उनका समर्थन करना चाहिए। तो कैसे हटेगा अतिक्रमण? आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? मेरी नसीहत यही है, एक टीम का आप गठन कीजिए और सुचारू रूप से उसको चलाइए। रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन चलाइए और निडर होकर चलाइए। जनता आपके साथ है, क्योंकि यदि बाजारों में जाम रहेगा वहाँ ग्राहक नहीं जाएगा। ग्राहक नहीं जाएगा, जो हमारे शहर के इतने प्यारे छोटे व्यापारी हैं वो खत्म हो जाएंगे। और अगर वो खत्म हो जाएंगे तो हमारा शहर खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जाम की स्थिति और अतिक्रमण की स्थिति शहर में नहीं बननी चाहिए। अच्छा, अतिक्रमण को लेकर फिर एक सवाल खड़ा होता है कि गरीब लोगों को सताया जा रहा है, उनको फुटपाथ से हटाया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आपके ही कुछ नेता फिर उनकी आवाज उठाने लगते हैं। देखिए उसका तरीका ये है, ये सैकड़ों सालों से स्ट्रीट वेंडर्स हैं। बिल्कुल, ये आज से नहीं है। और उनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी आनी चाहिए कि उनको किस जगह खड़ा करा जाए। हमारे यहाँ नहर किनारे बहुत जगह है, उनको एक स्पेस दी जाए। लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर ये नए लोगों से रिश्वत ले लेके उनको खड़े कर देंगे, उनसे सेब लेंगे, किसी से कुछ सामान लेंगे। इसमें पुलिस भी मतलब एक फल पे आदमी बिक जाता है। बिक नहीं जाता, क्या चले बुरी स्थिति हो गई। ये आपको भी पता है, एक फल पे बिकना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनसे कुछ ना कुछ पर्ची कटवाना शुरू कर देंगे। फिर एक नई जो संख्या है वो वहां के वापस खड़ी हो जाती है। तो एक स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी प्रॉपर बनाई जाए और उसके तहत ही शहर चले। तो इसका बहुत छोटा सा समाधान है, उनका भी घर चलता रहेगा, वो लोग काम में लगे रहेंगे, क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे और या भूखमरी से नहीं मरेंगे। तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी हो जिसको लागू करा जाए। इम्प्लीमेंटेशन इज बेटर। पॉलिसी बनाई, उसको डाल दिया कूड़े के डब्बे में, तो उसका फायदा क्या? एक प्रॉपर पॉलिसी बने और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर ये पुरानी पॉलिसी भी कर देंगे, नए बनाने की अगर भाजपा में क्षमता नहीं है, तो पुरानी पॉलिसी कांग्रेस की इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में कर दोगे। वो कौन सी पॉलिसी? वो पॉलिसी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है। बताइए उसके बारे में। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत आपको जगह आवंटित करनी होती है और जितने भी आपके रेडी पटरी वाले हों या लोग हों, उन लोगों का लाइसेंस होता है, उनका रूट मैप होता है, ई रिक्शाज का रूट मैप होता है। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में जो चांदनी चौक या आसपास का क्षेत्र था, वहां रूट मैप कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वाहनों का, तो आपको एक रूट मैप करना पड़ेगा, चाहे वो ई रिक्शा हो चाहे बड़े वाहन हो। और जो लोडिंग व्हीकल्स हैं उनको शहर के बाहर
कोशिश करी जाए, निकाला जाए। तो ये चीजें हैं, वरना रोज नई समस्या, आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, दुकान पे नहीं जाएगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। तो क्या आवाज उठाएंगे इसका भी पढ़ने? बिल्कुल जरूर उठाएंगे, नगर निगम में बिल्कुल उठाएंगे। मेरी MNA और SNA से बात भी हुई है इस माध्यम से, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं लाचार नजर आते हैं। जनप्रतिनिधि से बात हुई है? नहीं, जनप्रतिनिधि से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, बट क्यों नहीं हाँ हुई है? मेरा सुझाव है उनको कि आप इसको लागू करें। अभी बात इसलिए नहीं करी कि अभी वो नाले और बताइए पूरा आपसी कश्मकश से ही बाहर आ जाएं। रुड़की शहर में इतने मकान गिर रहे हैं, ADB प्रोजेक्ट फेलियर हो गया है, नाले अटे पड़े हैं, तो ये लोग उसी से बाहर आ जाएं। एक काम तो करके दिखाएं, तब अगले पे बात करेंगे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो किस्टन अगर आप देखा है आप? जी बिल्कुल, वहाँ के विधायक कांग्रेस के ही हैं। जी बिल्कुल, और उससे पहले एक जगह और पड़ती है, वहाँ के विधायक भी कांग्रेस के हैं। बिल्कुल, तो वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए आपने भाजपा पे सवाल खड़े कर दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका वजह बताता हूँ। आप मीडिया के लोग हमेशा बोलते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए। वो जो क्षेत्र डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार हम नहीं बोलते, हम तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया। आप उसको लाइमलाइट डबल इंजन की सरकार कहते हैं वो खुद के पार्टी वाले। आप हम पे आरोप मत लगाइए साहब, आरोप का प्रति आरोप का तो बहुत लंबा दौर होता है। मैं आपको बताता हूँ जी, जो नाले हैं या जो पानी की निकासी है वो नगर निगम के अंदर आता है। और नगर निगम में कांग्रेस नहीं, भाजपा का मेयर है। इससे पहले भी भाजपा के ही मेयर थे। नहीं, उससे पहले निर्दलीय मेयर रहे। उस टाइम वो क्षेत्र उस आज से पहले निर्दलीय मेयर नहीं, वो भाजपा के ही मेंबर थे, निकले भी भाजपा में से थे और मिले भी भाजपा में ही। अच्छा, जिस टाइम उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो भाजपा में थे। और जिस टाइम उन्होंने चुनाव लड़ा तब भी वो भाजपा में थे, जब टिकट मांग रहे थे तो भाजपा के ही हुए। और उससे पहले वाले मेयर, उससे पहले वाले कांग्रेस में आ गए थे। पहले भाजपा के हुआ करते थे, फिर निर्दलीय आए, फिर कांग्रेस में आ गए। लेकिन वो तो कहते थे कि मैंने भाजपा का भी दामन थामा ही नहीं, भाजपा के साथ तो मेरे विचार भी नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं, वो अलग बात है। जब आपने कहा कि इतने लंबे समय पहले भाजपा में रहे तो बिना विचारों के चल रहे थे साथ। देखिए वो तो उनकी निजी बात है। आपने मेरे से जिस टाइम दौरान वो मेयर थे मैंने तब की बात की। चलिए ठीक, ये है बात। तो उस टाइम ये क्षेत्र नहीं आते थे, और अगर काम नहीं हुआ है, किसी ने भी नहीं किया, वो नहीं किया है। तो अभी हम हाल फिलहाल पे आज पे बात करते हैं, कल का रोने से अच्छा आज पे बात करें। सही बात। नगर निगम को एक स्पेस देनी पड़ेगी उन नालों की निकासी के लिए। तो अब नगर निगम का काम है, हमारे कांग्रेस के विधायक उसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बल्कि सत्र में सवाल भी लगाया था, लेकिन वो नगर निगम एक इंडिविजुअल बॉडी है, वो ही कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे अभी उनको देखना है। ADBP का एक प्रोजेक्ट है, उस पर बड़े सवाल उठते हैं। कुछ लोग रोज ID लेके पहुंच भी जाते हैं, आपने देखा भी होगा, माइक उठा के लोग जाते भी हैं, प्रतिदिन जाते हैं वहां पे। तो उसके बारे में एक स्थायी समाधान कोई प्रणय प्रताप बता सकते हैं? कोई स्थायी समाधान है उसका? देखिए स्थायी समाधान तो ये है कि जो प्रोजेक्ट जो आपने कहा कि जो गलती हो गई तो उसको तो हो गई, लेकिन स्थायी समाधान आप बताएंगे उसका कोई? वो भ्रष्टाचार की उपज रहा एक प्रोजेक्ट है जिसको या तो आपको शट डाउन करना पड़ेगा काशीपुर की तरह, या फिर दोबारा एक टीम का गठन करके उसके जॉइंट्स, वाइब्रेशंस और जो लैंड फिलिंग है जो बची हुई है, जिसके कारण वो जो मट्टी है वो सरकती है। मट्टी सरकेगी तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर भी सरकेगा। उसकी एक प्रॉपर चेकिंग करें। जो ADB का सेंट्रल ऑफिस है उससे बात करें, सुचारू रूप से उनसे विजिट कराएं, जिससे ये समस्या आगे आने वाले टाइम में ना बने। और एक और चीज है, अगर आप हॉज पाइप कुछ नालों के थ्रू करेंगे, कुछ नालों को RCC करके आप हॉज पाइप का मूवमेंट करेंगे, तो भी ये समस्या आपकी काफी हद तक कम होगी, क्योंकि पानी आपका नहीं भरेगा। चलिए, अगर आपको जनप्रतिनिधि बनने का एक मौका देती है रुड़की शहर की जनता, तो सबसे पहले वो कौन कौन से काम होंगे जो प्रणय करने चाहेंगे? देखिए मेरी मंशा हमेशा से रही है कि रुड़की में पार्क्स होनी चाहिए। अच्छा। निश्चित रूप से हमारे पास एक नहर है और बहुत सारी स्पेस भी हम ऐसे हैं जिसको डेवलप कर सकते हैं। तो पहला काम पार्क्स की डेवलपमेंट जरूर करी जाएगी, जैसे भी हो। अच्छा। दूसरा, स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी हम यहाँ पे बहुत सारे वादे हुए हैं नेहरू स्टेडियम वगैरह के लिए, वो जरूर करा जाए। मतलब पहली प्रायोरिटी वो है। एक साल सड़क ना बने, वादे पे तेरा मारा गया बंदा में सीधा साधा। एक साल सड़क ना बने चलेगा, रुड़की को नई कोई चीज मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगी। तीसरा, हमारे यहाँ ट्रैफिक की समस्या को कम करने का। और चौथा,
मैं आपके माध्यम से आज शायद ये मुझे नहीं, मैंने आज तक सुना, किसी ने सोचा भी है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी रुड़की सीसीटीवी कैमरा से लैस हो जाए। जो क्राइम रेट फिलहाल रुड़की में बढ़ा हुआ है, शांत एक शहर था पुराने शिक्षा नगरी था और शांत भी शहर था, लोग आके बसना चाहते थे। बिल्कुल सही बात। सारे इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे, रुड़की के बहुत प्यारे लोग हैं। तो वो लोग अब अनसेफ फील करने लगे। कहीं चेन स्नैचिंग, कहीं सिर फुड़ाई, कहीं ये ठीक है, लड़कों के आपस में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो कभी क्राइम में नहीं बदला था। अब मेजर लेवल पर क्राइम हो रहा है, चेन स्नैचिंग, ब्लेडबाजी, स्मैक, एक और मेन चीज ड्रग्स से फ्री करना है रुड़की। ड्रग्स से फ्री कहीं ना कहीं इसमें बू आ रही है। क्यों? मिली हुई कोई बू आ रही है कि ड्रग्स, भाई इतना शिक्षा नगरी है हमारा। जी। ड्रग्स ऐसे ही शहर में नहीं आ जाते साहब। तो अब तो उसके लिए आप समझदार हैं। जी देखिए, तो जैसे आपने कहा कि अभी आपने मेरी मंशा पूछी, मैंने अपनी मंशा बताई। तो इसका क्योंकि मैं देखता हूँ हर दूसरा लड़का वो पन्नी लेगा और वो फूकता हुआ घूम रहा है, स्मैक पिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप से मेरी मुलाकात हुई, बोलना नहीं चाहिए कुछ, हमारे भी टच में ऐसे बिल्कुल सही बात लोग हैं, आपके भी टच में होंगे जो बर्बाद हुए हैं। बिल्कुल सही बात। रुड़की के सभी लोगों ने उनको बर्बाद होते देखा है। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि किसी ना किसी तरह, क्योंकि अगर आप पुलिस और प्रशासन टाइट होगा तो हिम्मत नहीं है हमारे शहर में कोई ड्रग्स बेच दे। अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे कि शहर के अंदर आपने कहा कि अपराध बढ़ता जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, ये तो हर चीज में मैं इवन इसमें सभी को मानूंगा। जनता को आवाज उठानी चाहिए, डेमोक्रेसी को समझें। अगर यदि आपको लगता है सही काम नहीं हो रहा है, बदलाव की तरफ जाइए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको बना के रखिए। दूसरा प्रशासन, और तीसरा हमारा पुलिस फोर्स, उन लोगों को एक्टिव रूप से इस चीज को जड़ से खत्म करना चाहिए। अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा अभियान चला है, आपने देखा हो 3 दिन पहले, चिट्टा मुक्त हिमाचल। वहां पे भी इसकी मार आ गई थी। तो सभी जनता ने, प्रशासन ने, अधिकारियों ने इनिशिएटिव लेके ये काम करना, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर मेरी रुड़की है तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो रुड़की दोबारा से एक नए उदय की तरफ जाएगी। तो शिक्षा नगरी कैसे बनेगी रुड़की? देखिए, शिक्षा नगरी के स्कूल वापस कैसे आएगी अपनी धरा पे? देखिए, पहले आप जब कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, लोग शांति से रह पाएंगे, तो दे विल थिंक पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है तो बेटरमेंट आ जाता है। चलिए प्रणय जी, आपसे बात करें तो आपके परिवार में क्या कोई राजनीति में रहा है? आपके पिता? नहीं, मेरे पिताजी एक साधारण और ईमानदार ऑफिसर रहे हैं, चीफ आर्किटेक्ट हरियाणा, वो रिटायर हुए हैं। रुड़की यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए थे। मेरी माताजी BA/B.Ed हैं और एक लगभग चैरिटी जैसा स्कूल चलाते हैं, बहुत अच्छा। कम। तो क्या वहीं से राजनीति की प्रेरणा मिली है क्या? नहीं, राजनीति की प्रेरणा सेवा करनी है, राजनीति के थ्रू करते हैं इसके साथ? नहीं, राजनीति की प्रेरणा तो बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों की दिक्कतें थी। जैसे मैं कोई भी काम अपनी पॉकेट से नहीं कर पाता। अच्छा। देखिए, मेरी भी एक लिमिट है। बिल्कुल सही बात। मैं जब वो लिमिट पार हो जाती है और मुझे लगता है कि इसका काम होना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये ताकत मेरे पास क्यों नहीं है कि मैं अपने पेन से किसी को कुछ रिलीफ दे सकूं। तो राजनीति की प्रेरणा वो भी थी, और लाल बहादुर जैसे जो हमारे देश के लाल थे वो भी थे। तो हमेशा से मन में रहा कि लोगों का कुछ भी हो जाए, जरूरी नहीं है वो माध्यम राजनीति हो। अब आज मैं राजनीति में हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे मैंने माध्यम बना के रखे। अच्छा। तो किसी की मदद हो जाए बस, इसीलिए राजनीति में, और कोई दूसरा वे नहीं। चलिए, उत्तराखंड की कांग्रेस की बात करते हैं। तो हरक सिंह रावत के आजकल आप बयान सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं। कैसे कैसे अच्छे अच्छे बयान आ रहे हैं। क्या वो फेसबुक पे बनना चाहते हैं या TRP बनाना चाहते हैं कि मैं जनता के बीच में हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, या विचारों से मुंह से निकल जाता है? देखिए, कुछ बयान तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं, एंजाइटी में आदमी गर्म जोशी में बोल जाता है, लेकिन उनके 90% बयान जो है वो भाजपा की नींद उड़ा रहे हैं, और भाजपा वाले सो नहीं पा रहे हैं। वो उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, निरंतर मुखर होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनको बधाई कि वो सच बोल रहे हैं, और देर आए दुरुस्त आए, गलती कर दी थी बीच में, फिर माफी मांगने जाते हैं। देखिए, वो तो एक किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में अगर गर्मजोशी में किसी को गलत लग जाए तो माफी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता। अच्छा।
तो हरक सिंह रावत बेचारे गलती से बोल रहे हैं जो भी बोल। कुछ भी एक आधी बात निकली है, आप सब कुछ उनका गलत नहीं कह सकते। हाँ। एक कोई बात वो आप सिख कम्युनिटी के बारे में बोल रहे होंगे, हाँ। वो उनके मुंह से निकल गई, उन्होंने माफी मांग ली और उन्होंने माफ कर दिया, तो दोनों ही लोग बड़े हो गए। जो झुकता है वो फलदार व्यक्ति होता है। हाँ। तो दोनों ही लोग सिख कम्युनिटी भी फलदार निकली और रावत जी भी फलदार निकले। चलिए, हरक सिंह रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने, तो क्या समझते हैं कितना अच्छा निर्वहन कर पाएंगे? देखिए, वो एक्टिव व्यक्ति हैं, सदा जीतते आए हैं और मेरी उनको शुभकामनाएं भी हैं। बहुत सीनियर लीडर हैं भाई, हम उनके बारे में बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वो अच्छे से इस काम को करेंगे, आप देखना इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा। क्या रुड़की के लिए कोई सौगात लेके आएंगे? वो रुड़की के लिए निश्चित रूप से सौगात लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके आएंगे। पहले सरकार आ जाएगी हमारी, जब उनको कोई मंत्रालय मिल जाएगा तो जरूर लेके आएंगे। यहाँ पे जो विधायक का चुनाव लड़ेंगे 2026 या 27 के अंत में आएगा, या 27 के फर्स्ट में आएगा या 26 में आएगा, तो क्या यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने? देखिए, आपकी ऐसी इच्छा है और अगर जनता की भी यही इच्छा है तो निश्चित रूप से जाएंगे। और मुझे लगता है पार्टी विश्वास जताने में इस बार कोई कमी नहीं करेगी। पिछली बार चूक गए थे हम, अच्छा। लेकिन इस बार हम अपनी अगर कुछ कमी रही होगी तो उसको भी दूर करेंगे और निश्चित रूप से रुड़की की आवाज विधानसभा तक लेके जाने का काम करेंगे। अच्छा, आपने देखा है कि धन बल की कुछ ज्यादा ही डिमांड रहती है, जिसके पास ज्यादा धन है और बल है वही राजनीति में अच्छा चलता है कहा जाता है। तो प्रणय प्रताप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और धन पशु हो चाहे बाहुबली हो, अगर बात रुड़की की आएगी तो हम किसी से भी टकराने के लिए तैयार हैं। ये धन और बल हमारे पूर्वजों से हमने काफी अच्छे से देखा है। अच्छा। तो ये चीजें ना हमें डराती और ना हम इन चीजों से दबते। अगर कोई हमें व्यवहार से जीत ले तो बात अलग है, लेकिन धन और बल से हम जीते नहीं जाते। कांग्रेस का वो कौन सा लीडर है जिसको आप अपना आइडल मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हैं। नेहरू जी को मैं देखता था कि जब सिर्फ 50 करोड़ बजट था, उन्होंने बहुत सारी फाउंडेशंस ऐसी डाली जो आज हमारा देश डेवलपिंग कंट्री की ओर गया। इसरोज, भाखरा नंगल डैम्स, R&D के लिए इंस्टीट्यूट डाले, IITs, एम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली। तो उनसे सीखने को ये मिलता है कि आप डेवलपमेंट की ओर सोचिए तो आपका देश बढ़ेगा। सेम मैं ऐसा मानता हूँ कि डेवलपमेंट दूसरे, और अगर मैं लाल बहादुर जी की बात करूँ, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वो ये सब चीज़ें जब हम लोग इंपोर्ट करा करते थे गेहूँ, उन्होंने लाया हरित क्रांति। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने बहुत बड़ी प्रधानमंत्री आवास में गेहूं लगा दिए। तो ऐसे नेता तो मुझे लगता है अब नहीं आएंगे। पंडित जी दिल पे हाथ रखे। देखिए, सच बताऊं, ऐसे नेता मिल पाएंगे देश को? मेरी मंशा ये है, मिल पाएंगे क्या? देखिए, जहां तक लगता है सत्ता का नशा इतना है कि जहां सत्ता मिली वहां सब छोड़ देते हैं पीछे। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, हर एक क्या पढ़ने ऐसा बनना चाहेंगे? हाँ, मैं तो भगवान से भी ऐसी प्रार्थना करूंगा कि मुझे लाल बहादुर जी के 50% बना दे। अच्छा। देखिए, इतने बड़े दिल, इतने बड़ा त्याग, इतना ज्ञान, इतनी मेहनत उन्होंने करी है। तो ऐसे नेता, इंदिरा जी हो गई, राजीव जी हो गए, उनका विजन भारत के लिए होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बहुत अच्छे नेता थे। बहुत अच्छे नेता, कवि। उनकी जो डिलीवरी ऑफ स्पीच था, कनेक्ट करने का जो तरीका था लोगों से, और ईमानदार व्यक्ति थे और गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत रखते थे। प्रणय जी, आप जैसे युवा हैं, समझ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आज तक कभी न किसी ने निंदा नहीं की। देखिए, बहुत कम देखने को मिला है कि उनके बारे में किसी ने टिप्पणी की। उसका कारण ये था, वो सच को सच बोलना जानते थे। कांग्रेस ने भी नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं किया। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिन्होंने उनको घुटनों के ऑपरेशन के लिए US भेज दिया था। कि करा के आई। आपकी तो ये प्यार था। पहले राजनीति में एक दूसरे से द्वेष नहीं होता था, बात सिंगल पॉइंट एजेंडा होता था देश का। लेकिन ये 2014 के बाद से काट फाट, मारना, पीटना, लो लेवल लैंग्वेज का यूज करना, या फिर ये भ्रष्टाचार जो इतना बढ़ गया है 10 से 12 साल में। तो आप मापदंड देख ही रहे हैं कि आज डॉलर जो है 90 रुपए पे खड़ा है, तेल 100 रुपए पे खड़ा है, सिलेंडर 1000 रुपए पे खड़ा है। तो ये इसी के कारण हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार 2014 के बाद
निरंतर रूप से बढ़ रहा है और काटने और मारने की बातें देश में बढ़ी हैं। कोलगेट घोटाला वगैरह जो हुए थे वो किसके राज में हुए थे, अगर आप यही बात करें तो आपको मेरे ख्याल जानकारी नहीं है। कोलगेट में क्लीन चिट भाजपा के राज में ही कांग्रेस को मिली है। अच्छा जी, 2G स्पेक्ट्रम में भी और कोलगेट में भी, दोनों में क्लीन चिट मिल गई है। लास्ट ईयर 2025 में ही मिली है। अच्छा, तो चलिए अब वहां छोड़िए। अब घोटालों की बात आएगी तो इतने घोटाले निकलेंगे, सरकार बदल। कांग्रेस ने घोटाले नहीं किए? देखिए, अगर किए तो गलत किए। किए है ना घोटाले। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किए हैं तो गलत किए हैं। आप किसी भाजपा के व्यक्ति से पूछ लेना, क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कह दे, अपने नेता की कमीशन के बारे में बात कर ले। अगर कोई मेरा नेता सदन में खड़े होके, अभी विधानसभा सत्र में हमारे विधायक ने कहा कि बहुत सारे हमारे यहाँ साथी ऐसे बैठे हैं जो कमीशन लेते हैं, क्या भाजपा के नेता के अंदर इतना दम है जो खड़े होके बोल दे कि 20-25-30% कमीशन हमारा नेता ले रहा है? इसका मतलब मानते हैं कि कांग्रेस के लोग भी कमीशन लेते हैं? नहीं, उन्होंने कहा है जो लेते हैं, तो सभी लोग सन हो गए थे। आप मानते हैं जो लेते होंगे गलत लेते हैं? आप लेंगे अगर आपका समय आएगा तो? देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल साफ बताइए, जनता तक आपकी बात पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल साफ बताइए क्या कहेंगे। मैं राम जी का भक्त हूं और हमारे यहाँ सबसे पवित्र ग्रंथ होता है गीता। मैं गीता की कसम खा के कह सकता हूँ कि जीवन में जब भी जिस कुर्सी पर मैं बैठूंगा वो कुर्सी कभी कमीशन नहीं खाएगी। वादा है? ये वादा है। फिर वादा टूटा तो? वादा टूटा तो कभी जीवन में मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊं। चलिए, अगर आप प्रदेश सरकार पे आए या प्रदेश के अंदर आए, सरकार नहीं प्रदेश में आए, तो आपका पसंदीदा नेता कौन सा है? देखिए, एक पसंदीदा तो नहीं है। जैसे खाना होता है, खाना एक चीज नहीं होती, बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति को तो मानते हैं कि भाई ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, इनके विचार भी अच्छे लगते हैं। सभी के अंदर अलग अलग गुण हैं। हरीश रावत जी के अंदर एक्सपीरियंस है, तो करण जी के अंदर डायनेमिसिटी है, और सेम हम प्रीतम जी पे आए तो सिंप्लिसिटी है, कोदियाल जी के ऊपर आए तो जुझारूपन है। तो हमारे यहाँ के डायनामिक विधायक हैं काजी जी, उनके अंदर ज्ञान है, गुण है। रवि बहादुर जी के अंदर अपनी क्वालिटीज हैं, वो ग्राउंड पे इतने मजबूत हैं कि उनको देखते ही बनता है। इतना काम 15 साल में नहीं कर पाई भाजपा के विधायक जितना उन्होंने 5 साल में कर दिया। तो हर एक व्यक्ति से कुछ लेते हैं, सभी लोग मेरे से सीनियर हैं। अच्छा, तो अगर मैं उनसे अच्छी चीजें लूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब बताइए कि कांग्रेस कितनी सीटें लेके आ रही है इस बार चुनाव आपके हिसाब से? मेरे आकलन के हिसाब से इस बार हम अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 सीट्स लेके आएंगे। कैसे? जीत के। कैसे? क्या रणनीति है? चोरी से नहीं, जीत के लाएंगे। क्या रणनीति है आपकी? देखिए, जब जनता परेशान हो जाए और जनता की आवाज केवल कांग्रेस उठाती हुई दिखे प्रदेश में, निश्चित रूप से जनता जो है हमारा साथ देगी। और आप देखिएगा कि खादर से लेकर तराई तक और पहाड़ से लेकर प्लेन तक सारी सीटों पर जो नाराजगी जनता की भाजपा के प्रति दिख रही है जी, और जो ताकत कांग्रेस के अंदर है और वो जिस मुखरता से जनता के मुद्दे उठा रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस की 45 से 50 सीटें आपको 2027 में या 26 में पिछले चुनाव की आपने बात की जाए तो तब भी यही कहा था कि बहुमत में आ रही है कांग्रेस। मैंने नहीं कहा होगा, कांग्रेस ने कहा था। हाँ, नहीं, कुछ तो मतलब इसका मतलब आपको पता था कि कांग्रेस नहीं आएगी? देखिए, कुछ कमियां रही होंगी तो मतलब आपको पता था पिछली बार कि नहीं आएगी? मैं इतना श्योर नहीं था जितना मैं आज श्योर हूँ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बाहर से दिख जाती हैं। हाँ। तो ऐसी हमें पिछली बार जो दिखा था वो हम आपको आज बता रहे हैं। हाँ। जो इस बार दिख रहा है वो भी बता रहे हैं। तो हरीश रावत जी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बना जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्या दिक्कत है? या प्रीतम जी भी बहुत अच्छे रहेंगे, या गणेश जी भी अच्छे रहेंगे। कैसे अच्छे रहेंगे? तीनों के जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो जनता के काम करेगा और निश्चित रूप से अच्छा मुख्यमंत्री साबित होगा। हरीश रावत जी के बारे में ये कहा जाता है कि हरीश रावत जी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का। नहीं, आप नहीं कह रहे हैं इस बात को, लोग कहते हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे? जो लोग कहते हैं उनको हरीश रावत जी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए उन्हें। मैं बता देता हूँ आपको कि हरीश रावत जी वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जो हमारी राजधानी है उसको परमानेंट करने की बात करी थी, गैरसैंण को। हरीश रावत जी वो मुख्यमंत्री थे
जिन्होंने वाटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करा, जिन्होंने यहाँ स्टेडियम्स बनवाए, जितने भी स्टेडियम चाहे वो हल्द्वानी हो चाहे वो देहरादून हो, वो हरीश रावत जी ने बनवाए। और भी ऐसे दुनिया भर के ऐसे काम है। गन्ने का मूल्य इस तरह से बढ़ाया, जो रुकी हुई पेमेंट्स थी वो निकाली, और पहाड़ का जो हमारा प्रोडक्ट था, खेती हो या कोई भी फल हो या दाल हो सब्जी हो, उसको उस टाइम उन्होंने सब्सिडीज प्रोवाइड करने का काम करा। सेम ऐसे ही जो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ उत्तराखंड को दिया है, लिया नहीं। यहाँ के लोग उत्तराखंड को खोखला कर रहे हैं, और ये खुद भाजपा के सांसद माननीय त्रिवेंद्र जी रावत जी के शब्द हैं कि हमारे यहाँ धड़ल्ले से खनन चल रहा है, नदियां खोदी जा रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं और कमीशनें बढ़ाई जा रही है। गैरसैंण की आपने बात की जी, तो गैरसैंण में आपके विधायक वहीं रजाई लेके लेट गए थे धरने पे जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? गैरसैंण में रुकेंगे लोग? देखिए, गैरसैंण में राजधानी बनाने का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। पहाड़ को जब अधिकारी पास से देखेगा तो जो विस्थापना निरंतर पिछले 10 साल से बढ़ती जा रही है भाजपा काल में, वो रुकेगी। और जो पहाड़ का हमारा भाई है, भाई बहनें जो हैं, उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। सभी नेता जितने भी नेता हैं, सभी के आवास देहरादून में है, ये तो ज्ञात होगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल। तो गैरसैंण में बनेंगे उनके आवास? मैं मानता हूँ बनने चाहिए। तो अभी तक जो आपके पुराने विधायक रहे हैं, तो उनके आवास अभी गैरसैंण में? नहीं, सभी के नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे विधायक हैं जो अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। गैरसैंण में मकान बनाएंगे? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे, बनाने चाहिए। अभी तक क्यों नहीं और बनाए? गैरसैंण में ना बनाए, मैं तो ये भी कहता हूँ गैरसैंण में ना बनाए। अभी तक वो अपने मकान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखें। गैरसैंण आए, सरकारी आवास में रुके, सत्र को अटेंड करें और वापस अपने क्षेत्र में तो कोई रहता ही नहीं है। आपने मेरा राय मांगी, अगली राय आप उनसे ले लीजिएगा। मेरी राय तो यह है कि वो अपने क्षेत्र में ही अपने विधानसभा क्षेत्र में रहे, जिससे लोग उनसे टच में रहे, ग्राउंड लेवल पे वो बने रहे। और कहीं कोई दो आवास बनाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? पहाड़वाद प्लेनवाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा जी। विधानसभा में बड़े बड़े आवाजें उठी हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे प्रणय? देखिए, एक युवा सोच के साथ जो बांटने और काटने की राजनीति लोग करते हैं, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए। और यदि हम किसी विवाद को खत्म ना कर पाए तो बिना बात विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये जो लोग, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल जी हों, चाहे उसमें उनके विनोद चमोली जी हों, ये जो लोग उल्टे सीधे भाषण देते हैं, ग्राउंड पे इन्होंने काम कुछ करा नहीं, और वहां जाके कोशिश ये करते हैं कि मुद्दा भटका दे। अच्छा, बात हो ही ना भ्रष्टाचार पे, बात हो ही ना टूटी हुई सड़कों पे, बात हो ही ना भरे हुए नालों पे, बात हो ही ना शिक्षा पे, बात हो ही ना टूटे हुए पुल पर, बात हो ही ना कि हमारा उत्तराखंड कहाँ गर्त में जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर के लोग आके यहाँ क्राइम कर रहे हैं। अच्छा, बात हो ही ना वुमेन सेफ्टी पे, बात हो ही ना रेप्स पे, बात हो ही ना किसी भी आम जनमानस की समस्या पे। तो ये ऐसे जाके वहां मुद्दे उठाते हैं और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अगर ये जैसे रुड़की हमारा मुख्य द्वार है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई प्लेन में आता है हरिद्वार, रुड़की, ये तो इनको तो पानी भी ना दिया जाए उधर की तरफ। वो आपकी ही पार्टी में, आपकी पार्टी में रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं आपके, तो विचारधारा कांग्रेस की ही ले गए हैं वो, या उनकी विचारधारा बदल गई? विचारधारा बदली है तभी तो गए हैं। अच्छा, उनका मानसिक और बौद्धिक जो विकास है वो थम गया है भाजपा में जाके। अच्छा, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इतना किसी में दम नहीं है कि हिंदुस्तान में माँ गंगा को रोक दे। और वो जो पानी रोकने की बात करते हैं, चाहे वो पहाड़ का पानी हो चाहे वो प्लेन का पानी हो, ना उनके अंदर इतना दम है, ना उनकी पार्टी के अंदर इतना दम है कि लोगों को पानी से त्रस्त कर दे। उनकी मानसिकता जरूर ऐसी हो सकती है कि अच्छा, पानी भी अपने कंट्रोल में ले आए। उनका बस चले तो हवा भी अपने कंट्रोल में, कि पानी रुक गया। हाँ, तो मन में कुछ भी सोच लें। उनकी मानसिकता है वो, आप उसको समझिए। उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो लोगों को पानी से भी त्रस्त कर दे। लेकिन हमारी उत्तराखंड के ये जो हरिद्वार के भाई बंधु हैं और जो पहाड़ के भाई बंधु हैं, अगर वो मिलके अपना बेला कुलचा देके और ट्रैक्टर लेके उनके घर अगर चले गए ना, उनको पानी पीने की जगह नहीं पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा। अच्छा, उत्तराखंड की स्थिति के बारे में एक युवा चेहरा हैं आप, कांग्रेस का उभरता हुआ चेहरा हैं आप, तो क्या सोच रखते हैं आप?
उत्तराखंड की स्थिति के बारे में? देखिए, उत्तराखंड एक बहुत प्यारा राज्य है, हमारा रुड़की बहुत एक प्यारा शहर है। तो हम सबको एकजुट होकर रुड़की को, उत्तराखंड को बनाना चाहिए और इसका आने वाला कल सुधारना चाहिए। जो समस्याएं उन पे बात करें, इधर उधर की भटकाने वाली बात पे ध्यान ना दें। युवा आज की डेट में सब समझ रहा है और मैं मानता हूँ युवा सोच उत्तराखंड में निश्चित रूप से एक नया उदय करेगी और उत्तराखंड का भला होगा। अच्छा, अगर युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, क्या इसके फेवर में हैं आप? देखिए, बिल्कुल मिलना चाहिए और मैं इस भी फेवर में नहीं हूँ कि बुजुर्गों को ना मिले। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मिले। जो लगातार निरंतर जीतते आ रहे हैं उनको मिले। लेकिन युवा एक बदलाव की सीढ़ी होता है, एक पॉजिटिव चेंज। अगर मैं ये मानता हूँ कि युवा पहले से ही ऐसी गतिविधियों में लिप्त है कि वो भ्रष्ट हो या कुछ भी XYZ, तो ये जनता को देखना चाहिए। ये नहीं कि बस युवा है तो अपना उठा के टिकट चिपका दो। नहीं, आप उसको देखिए, उसके बारे में स्टडी करिए। आज की डेट में तो अगर हमारे युवा इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि अगर मोबाइल भी लेने जाते हैं तो 6 साइट्स पे पहले उसके रेट कंपेयर करेंगे, उसके सारे फीचर्स कंपेयर करेंगे। तो रुड़की हो चाहे कोई भी सीट हो, अन्य आप कंपेयर करिए। गो फॉर द कैंडिडेट, गो फॉर द राइट कैंडिडेट, और उसको जनता भी समर्थन करे। और मैं मानता हूँ पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि बोल्ड डिसीजन ले और आने वाला कल अपना सुधारे। रुड़की से अगर आपको विधानसभा की टिकट की दावेदारी ठोकनी है कांग्रेस, तो आप युवा हैं, तो क्या कहेंगे कि युवाओं के पास अनुभव नहीं होता? अभी तो छोटे हैं, तो अनुभव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या टिकट मिलेगा इस बार? मैं मानता हूँ निश्चित रूप से पार्टी इस बार पूरा भरोसा दिखाएगी। और दूसरी बात, अनुभव जो है वो काम करके भी आ जाता है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति पहली बार में ही बहुत सारे अनुभवी लोगों से अच्छे कर लेता है। तो जरूरी नहीं है कि जो पुराने लोग जिस गड्ढे में जाके गिरे हैं या जो उनमें कमियां हैं वो किसी युवा में भी हों। भाई, कलाकारी तो यही है ना कि आपको पता है कि दूसरा गड्ढे में गिरा है, तो उस गड्ढे से बच के चलें। आप ऐसा गलत कोई काम करें ही ना कि शहर का नुकसान हो। तो मैं युवाओं को, मैं कभी किसी से कम नहीं आका और वो किसी से कम भी नहीं होते। हमेशा युवा जो है नया आयाम लिखता है। तो पार्टी निश्चित रूप से युवाओं पे भरोसा जताती आई है और इस बार तो ज्यादा जताना चाहिए। तो 2027 के लिए क्या कहना चाहेंगे जनता से आपकी और कांग्रेस पार्टी के जो इसको देख रहे हो आपके पॉडकास्ट को, कि आप पे विश्वास कैसे जताएं? देखिए, सभी से यही अपील है, गो फॉर द राइट चॉइस। पहले आप आकलन करिए, चाहे उस मापदंड में कोई भी व्यक्ति आता हो। स्टेटहुड एक अलग चीज़ है, आपका रिलीजन एक अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ जी। तो आप उन सब मापदंडों पे उस व्यक्ति को उतारिए, पार्टी को उतारिए जो आपकी बात करे, जो कमज़ोरों की बात करे, जो लोगों को शिक्षित करने की बात करे, रोजगार देने की बात करे, स्वास्थ्य देने की बात करे, जो ग्राउंड पे दिखे। जो लोग बांटने और काटने की राजनीति करने की बात करते हैं, आप उन लोगों से दूर रहिए। और मैं निश्चित रूप से एक बहुत बोल्ड बात बोल रहा हूँ कि यदि कोई बेटर ऑप्शन मिले, मैं खुद को भी उस मापदंड में रखता हूँ, गो फॉर द बेटर ऑप्शन, जो आपके शहर का काम करे, जो बातों से बेटर, मतलब जो विकास कर सके उसे लाइए जी, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई और, उसमें कोई और भी हो। जो सच बात है वो यही है। जो लालची लोग होंगे या कुछ भी लोग होंगे वो अपने आप को सबसे ऊपर बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूं अगर कोई भी व्यक्ति आपके कार्यों में, अपने व्यवहार में रुड़की के लिए समय दे सकता है या रुड़की को कुछ नया दे सकता है, एटलीस्ट काम कर सकता है, क्योंकि रुड़की में पुराना इतना खराब हुआ है कि नया देने से अच्छा वो पुरानी चीजें सुधार दे। बिल्कुल, तो वो बहुत जरूरी है और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं स्पेशली उनसे दूर रहें। अपने आप को कम शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे पढ़ने? मैं रुड़की का एक बेटा हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरे दोस्त, भाई, बंधु जितने भी हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या सोचता हूँ या क्या विचारधारा रखता हूँ। मैं कम ही शब्दों में अपने आप को सीमित करूंगा कि मैं रुड़की का बेटा हूं और सिर्फ रुड़की के लिए सोचता हूं। मेरे लिए सब सेकेंडरी आता है, पहले आती है मेरी रुड़की। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को सोचने, समझने, देखने की जरूरत है। स्टडी, आप किसी भी चीज की R&D करिए, देन टेक द डिसीजन। भेड़ चाल में मत रहिए और अंधे होके किसी के भी पीछे मत भाग पड़िए। सही को चुने, आपको निश्चित रूप से बेहतर कल मिलेगा। आपके फादर आर्किटेक्ट हैं जी, तो हो रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं अगर
पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं सुधार होगा, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस कर कर आज रिटायर होके, जैसा मैंने उनके बारे में सुना था कि अपने काम पे फोकस करना। जी जी जी। और वो हरियाणा राज्य में नौकरी करते थे, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में नौकरी करते थे, समझ आऊंगा। तो वहां से जहां तक उसकी लॉबी थी, मतलब जहां तक उसकी बॉर्डर लाइन थी, वहां तक गाड़ी में आना, उसके बाद अपनी बस में बैठना, फिर अपने घर आ जाना। जी बिल्कुल। तो ये क्या पढ़ने भी ऐसा ही विचारधारा रखते हैं? ये जो मैं भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाता हूँ या कमीशन ना लेने की बात करता हूँ, ये मेरे पिता से ही मुझे सीखने को मिला है। मेरे दादाजी और पिताजी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। अच्छा। उनका कहना ये था कि यदि आपके प्लेट में रोटी नहीं है तो चुरा के मत खाना। अच्छा। चाहे भले ही आप सूखी रोटी खा लो। अच्छा। तो मैं ईमानदारी की जो बात है शायद उन्हीं से प्रेरणा लेके करता हूँ। वो लोग ऐसे ना होते तो शायद मैं बात ना करता। और आज पिता जैसे आप राजनीति की तरफ चलते हैं, क्योंकि उन्होंने तो राज्य की सेवा की है, तो क्या कहते हैं आपको वो सिर्फ अभी तो इतना कहते हैं कि भाई सो भी जाया कर। नहीं, फिर भी एक पिता तो पिता होता है, उसके बारे में क्या कैसा भविष्य देखते हैं? नहीं, वो मेरे को कभी रोकते नहीं है, उन्होंने कभी रोका नहीं है मुझे। तो वो ये कहते हैं कि गो फॉर द राइट वन, और बस कभी भी अपने आप को मैला मत होने देना। क्योंकि राजनीति के बारे में एक बात जो है प्रचलित है कि राजनीति एक कीचड़ है, जो उसमें जाता है गंदा होके आता है। तो मेरे पिता ने मुझे एक बात कही थी कि मजा तब है कि जब आप कीचड़ में उतरें और बेदाग बाहर आए। तो खेल ऐसा खेलें कि आप किसी भी गलत काम में लिप्त ना हो। तो पिता का पूरा सहयोग रहता है? बिल्कुल, पूरा आशीर्वाद है। मेरे माता पिता, भाई बंधु, दोस्त, मेरे दोस्त भी मेरे परिवार के रूप में काम करते हैं। वो मुझे टोक देते हैं, वो मेरे को कुछ भी कहने का हक रखते हैं। अच्छा। और माँ की क्या वैल्यू है? माँ क्या कहती है? मेरी मम्मी माँ कहती है कि बेटा राजनीति में जाओ, क्योंकि आज के समय में कहते हैं कि नहीं बेटा तुम अधिकारी बन जाओ, बिजनेस कर लो। बिजनेस भी नहीं कहते, बेटा नौकरी करो। तो आप राजनीति की तरफ बढ़ चले हैं। आपके माँ क्या कहती है? अगर सही काम करेंगे तो माँ बाप हमेशा समर्थन करते हैं। तो मेरी माता जी भी हमेशा समर्थन करती हैं। उनको पता है कि मैं कैसी विचारधारा रखता हूँ और मैं किस राह पे चला हूँ। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यदि किसी काम पर निकले हैं तो मन में कोई छल नहीं है, ईमानदारी से निकले हैं। जब आपका ईमान अगर सही है तो आप सभी काम सही करते हैं। तो ये आशीर्वाद उन लोगों से मिलता है। और समय समय पर अगर हम कहीं गड़बड़ करेंगे तो मेरे माँ बाप ऐसे हैं, वो मेरा कान मरोड़ने में भी एक सेकंड नहीं लगा, समय नहीं लगाते हैं। और आपके जीवन में आपकी धर्मपत्नी जो है कितना सहयोग करती हैं आपकी? जी, अभी तो शादी हुए बहुत कम टाइम हुआ। नहीं, जितना भी समय हुआ है। नहीं, अभी तो वो थोड़ा सा आपको समझने में लग रहा है समय। अभी उनको समझने में समय लग रहा है कि भाई ये क्या सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, कि मतलब हो क्या रहा है। नहीं, परिवार का आपने देखा ना कि परिवार को एक राजनीतिक, जब हमारे यहाँ त्रिवेंद्र रावत जी आए थे, मैंने उनसे पूछा कि सर आपने इतना लंबा समय गुजारा राजनीति में, तो उन्होंने कहा यार मैंने परिवार का क्या महत्व रहा, कि परिवार ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो क्या समझते हैं? देखिए, राजनीति बिना परिवार के साथ के हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे परिवार ने साथ नहीं दिया फिर भी हमने राजनीति कर ली, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, किसी को छल रहे हैं। अच्छा। अगर आपका घर पीछे से आपके समर्थन में है, वो समझ गए हैं आपके रूटीन को, आपके विचारों को, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर जील है, तो उनके समर्थन से ही राजनीति हो। उसमें घर के बच्चे हों, चाहे उसमें घर के बड़े हों, बिकॉज बहुत सारी चीजों का लॉस भी होता है राजनीति। मैं बताऊं आपको, पर्सनल लाइफ का बहुत लॉस होता है। मेरी लाइफ में कुछ फेज ऐसे भी थे कि जिसमें पिछले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में, जिसमें मुझे पूरा समय अपने घर पे देना था, बट मैं नहीं दे पाया। मुझे उसका दर्द भी था, बट अब मैं जिस काम में निकला हूँ, अगर मैं उससे जस्टिस नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं दोनों चीज़ों से इनजस्टिस करूंगा। तो मेरे परिवार ने बहुत अच्छे से समझा, मेरे सभी जितने भी परिवार वाले, मेरा बड़ा भाई हो चाहे बहनें हो, पूरा समर्थन। राजनीति का सोचा कहाँ से, कौन देखा कि भाई मुझे राजनीति करनी चाहिए? कौन सी वो चीज़ थी जो यहाँ लगी कि नहीं यार मुझे इसमें कुछ बदलाव करना? क्या जीवन में कुछ ऐसा हुआ? हाँ, हुआ था। क्या हुआ था? मेरे कॉलेज में एक हमारा सहपाठी था, दिव्य ज्योति पाठक। ओके। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा। तो हमारे कॉलेज में अध्यक्ष के चुनाव थे। मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। अच्छा। आई यूज टू बी स्टेट प्लेयर। मैं क्रिकेट का अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो मैं खेल पे ज़्यादा ध्यान था, पढ़ाई पे भी इतना ध्यान नहीं था। तो सडनली वहाँ पे हमारे कॉलेज में एक लड़ाई झगड़े का कुछ इंसिडेंस हुआ। टीचर ने एक छात्र को पीट दिया। अच्छा। तो मैं जा रहा था तो मैंने उनसे उसका विरोध किया कि आप मार क्यों रहे हैं। मारना किसी का भी हल नहीं होता, और इस चीज के लिए मार रहे हैं कि वो लेट फीस जमा कर रहा है। अच्छा। स्टूडेंट, वो बहुत इकोनॉमिकल से परिवार से आता था। तो उसको उन्होंने मारा। तो मेरा वही जो मेरा दोस्त था दिव्य ज्योति, उसने मेरे को 10 दिन बाद बोला कि कॉलेज में चुनाव है और भाई तू लड़। अच्छा, अपने आप? हाँ। मैंने कहा भाई मैं सेकंड ईयर के छात्र हैं, 4th ईयर के छात्र कहाँ यार जीतेंगे बीतेंगे। कह रहा नहीं, जब तूने उसके लिए लड़ाई करी तो मुझे लगा तुझे लड़ना चाहिए। अच्छा। तो उसने मेरे को पुश करा और मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आया, कॉलेज अध्यक्ष बना। और उसके बाद एक मेजर इंसिडेंस हुआ था जब कोरोना काल आया। अच्छा, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। कोरोना काल आया, मेरा भी नया नया बिजनेस था। मैं लोगों को देखने लगा, आसपास के लोगों को जो मांग के खा रहे थे वो तो खा पा रहे थे। अच्छा। लेकिन कुछ समय बाद जिनके पास लिमिटेड फंड्स थे वो भूखे मरे। तो उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार कुछ करना चाहिए, मेरे पास पैसे थे। अच्छा। तो मैंने करा। पहले मैंने 100 मंथली बैग से शुरू करा था। कि 100 राशन किट मैं बांटूंगा। अच्छा। निकल के मम्मी पापा का विरोध करके। अच्छा। सब कोरोना में कहाँ जा रहे हो? सबको डर था। तो हमने एक स्पेस निर्धारित करी, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करी। हम लोग वहाँ 1 घंटे के लिए जाते थे और राशन किट बांटते थे। अच्छा। तो उसके बाद वो 2020 की बात है। उसके बाद वो 100 किट खत्म हो गई। अच्छा। वो 200 किट मैंने कर ली, मेरे दोस्तों ने मदद करी। फिर वो 300 हो गई, 400 हो गई, 500 हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि अच्छे घर के लोग, जिसका टैक्सी का बिजनेस था, जिसकी दुकान थी, बहुत मतलब जिसका एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, उसके पास पैसे नहीं, घर में चूल्हा नहीं है, लाइट नहीं है। गणेशपुर में एक मकान मालिक ने 1 महीने से एक बेड रिडन व्यक्ति को, शर्मा जी थे वो, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा उन्हें। उनकी एक बेटी थी, वाइफ, 2 बेटियां थी छोटी, 10th 12th में, और उनकी वाइफ थी। उनको 1 महीने से बिना बिजली के रखा हुआ था गर्मी में, शिक्षा नगरी में, रुड़की जैसे शहर में। जी। तो उस दिन मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि यार मेरे पास और पैसे क्यों नहीं है। अच्छा। मतलब यार, मतलब खाना तो सभी का अधिकार है, बिजली, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य तो सबका अधिकार है। बिल्कुल। तू पैसे कैसे लाए? बाय गॉड्स ग्रेस मेरी एक सिस्टर है, यूएस में रहती है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को मैसेंजर पे मैसेज डाला कि भाई तू ऐसे काम कर रहा है तो कुछ अमाउंट मेरी तरफ से और किट बांट दे। अच्छा। और उन्होंने इतना हैंडसम अमाउंट डाला। अच्छा। कि जो 500 किट पे मैं था, मैं 900 पे पहुंचा, 900 से 1300, कारवा बढ़ता चला गया। हाँ। उसके बाद हमने सेकंड चले गए, कारवा बढ़ता चला गया। उसके बाद हमने सेकंड फेज में भी वो काम किया। तो उस दिन मैंने ये शॉर्ट कर लिया था कि वो ताकत जरूर होनी चाहिए कि आप किसी की मदद कर सके, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट से लिमिटेड लोगों की मदद कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात। और ये जनता का पैसा अगर जनता के लिए मुझे लगाने का मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकता हूं। जैसे कोरोना में आपने मदद की, अगर ऐसा ही चैन चल गई, अगर विधायक बन गए हैं पढ़ने जी, तो फिर तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी चैन चल गई तो विकास तो फिर लाइन से लगेगा। देखिए, करवाने वाला ऊपर वाला था, मैं तो जरिया था। लेकिन हाँ, मुझे पहली बार उस दिन महसूस हुआ कि बहुत सारे नेता, बोलना नहीं चाहिए कि फिर ये वायरल हो जाए। बताइए। थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखनी बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे नेता सिर्फ अपना घर बनना चाहते हैं। अच्छा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। उनको ये पता होना चाहिए कि मेरी कोठी में मार्बल कौन सा लग रहा है, मैंने कितनी प्रॉपर्टी अर्जित करनी है, मेरे को घड़ी कौन सी लेनी है, मेरे को गाड़ी कौन सी लेनी है, मेरे बच्चों को कहाँ घुमाने लेके जाना है। अपने पैसों से लेके जाओ, मजा आएगा, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जनता के पैसों से कमीशन खा के अगर आप लेके जा रहे हो तो बहुत गलत है। तो उस दिन मैंने सोचा था कि रुड़की से चुनाव जरूर लड़ा जाएगा और कोशिश करी। 2024 में सीट लेडीज हो गई, उसके बावजूद लोगों ने इतना प्यार दिया, पार्टी ने पैनल तक मुझे खींचा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा ही टिकट हो रहा है। अच्छा। नहीं हुआ, इफ एंड बट बहुत सारे होते हैं, नए थे, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। इस बार निकला हूं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ऐसी कामना ऊपर वाले से करते हैं। चलिए, शहर को एक संदेश दे दीजिए अपनी तरफ से कि पढ़ने क्या करने जा रहे हैं।
देखिए, मैं सिर्फ सेवा के लिए निकला हूँ, लेकिन हमारा शहर एक सुंदर शहर है। आप लोग आपसी समन्वय बना के चलें, प्यार से चलें, किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आए। जो भी चीज़ है उसको खुद या तो आप एक्सपीरियंस करिए या फील करिए या किसी सही माध्यम से उसकी जानकारी रखिए। बिना बात के शहर का माहौल खराब करने वालों को ना समर्थन करें, बल्कि उनका विरोध करें कि आप हमारे प्यारे से इस गुलदस्ते को बिखेरने का काम ना करें। ये गुलदस्ता बड़ी मुश्किल से बनता है और इसकी महक हमारी रुड़की की पूरे उत्तराखंड में जानी चाहिए। मेरा यही संदेश है, सब एक दूसरे से समन्वय बना के चलें और बात जब रुड़की की आए तो किसी की भी ना सुने, चाहे उसमें मैं हूं चाहे वो कोई और। नसीहत क्या देना चाहेंगे आप जिन्होंने रुड़की की कहीं ना कहीं अड़चन बने हुए हैं जो लोग? मैं उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि या तो सुधर जाइए, अपना रास्ता बदलिए, वरना निश्चित रूप से मैं आपके रास्ते में ज़रूर आऊँगा और आपको बहुत दिक्कत होगी जब मैं आपके रास्ते में। चलिए प्रणय प्रताप, आपका सफ़र है, हम चाहते हैं ईश्वर से कामना करते हैं कि सफ़र आपका अच्छा रहे और आपके जो सपने हैं वो पूरे हों और जो सेवा भाव आपके मन से निकल रहा है, और हम चाहते हैं कि जनता आपको चुने और आगे आए और पार्टी आपका जो है आपके सर पर आशीर्वाद भी रखे, आपको टिकट भी दे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अमित जी। और ऐसे ही साक्षात्कार हमारा होता रहे और हम मिलते रहें और जनता के सामने अपनी मन की बात, कोई दूसरे तो मन की बात कहते हैं, हम भी अपने मन की बात कहते हैं। मन की बात कहने से नहीं होगा, मन की बात को करना भी पड़ेगा। तो चलिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे प्रणय प्रताप, जो यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं उत्तराखंड के। उन्होंने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कैसे सेवा करना चाहता हूं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी वो सारी बातें कही, घर से लेकर राजनीति तक की सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो गलत कर रहे हैं वे भी सावधान हो जाएं, क्योंकि उनके रास्ते में मैं आने जा रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अमित कुमार शर्मा, उत्तराखंड जनमंच से। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।